एक टीम गोताखोरों की जो समुद्र की गहराई में जाकर तस्करी का सामान पहुंचाने का काम करते थे, अचानक एक दिन उन्हें 300 करोड़ के डायमंड की तस्करी का काम मिलता है। इतने कीमती डायमंड देखकर गोताखोर खुद ही उन्हें चुराने के लिए एक मास्टर प्लान बनाते हैं। लेकिन ये डायमंड अंडरवर्ल्ड के कुछ खतरनाक माफियाओं के थे। उनके पास से डायमंड चुराना आसान नहीं था, क्योंकि पूरा काम समुद्र की गहराई से करना था, जो उनके लिए कई चुनौतियां पैदा करता है। क्या वे इन चुनौतियों को पार कर डायमंड चुरा पाएंगे? जानने के लिए देखिए 2023 में रिलीज हुई कोरियन मास्टरपीस मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि गोताखोरों की एक टीम मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जा रही है। वे मछली पकड़ने के साथ साथ सीप भी इकट्ठा करते हैं। इन सीपों को वे शहर में बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन इस दिन जो उन्होंने इकट्ठा किया था, उसमें से ज्यादातर सड़े हुए सीप थे, क्योंकि समुद्र के किनारे बने कारखानों का जहरीला पानी समुद्र में मिलकर सीपों को खराब कर चुका था। इस कारण वे कारखानों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। गोताखोर टीम का लीडर सुख का पिता था। टीम का एक और सदस्य सुंजा सुख का करीबी दोस्त था। एक दिन सुख का पिता एक आदमी से बातचीत कर रहा था। वह आदमी उसे एक ऑफर देता है। वह कहता है कि समुद्र के रास्ते कुछ सामान लाने के लिए उसे उसकी नाव और गोताखोर टीम की मदद चाहिए। इसके बदले में वह अच्छे पैसे देगा। सुख के पिता सोचते हैं कि चूंकि मछली पकड़ने से अब ज्यादा आमदनी नहीं हो रही है, इस तरह का काम करके कुछ पैसा कमाना बुरा नहीं होगा। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि वह आदमी अपने माल से भरे बॉक्स एक निश्चित जगह समुद्र में फेंक देता है। वह जगह सरकारी कस्टम्स क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नियमित रूप से कस्टम्स पुलिस उन क्षेत्रों की निगरानी करती है, लेकिन सुख के पिता कस्टम्स से अनुमति लेकर अपनी नाव का वैध लाइसेंस प्राप्त करते हैं। इससे उनकी नाव अब आसानी से किसी भी जगह जा सकती है। अगले दिन गोताखोर टीम नाव लेकर उस जगह पहुंचती है। वे पानी के नीचे जाकर बॉक्स को निकालते हैं और नाव पर रख लेते हैं। वैध लाइसेंस होने के कारण वे बिना किसी रुकावट के माल पहुंचा देते हैं। काम के बदले उन्हें भारी रकम मिलती है और वे इससे बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद वह आदमी फिर से सुख के पिता के पास आता है और एक और काम का प्रस्ताव देता है। लेकिन इस बार सुख के पिता बेहद परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इस बार वह आदमी सोने की छड़ों की तस्करी का प्रस्ताव देता है। उन्हें लगता है कि अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी, इसलिए वह साफ मना कर देते हैं। लेकिन वह आदमी सुख और सुंजा के पास जाकर उन्हें लालच देता है। वह कहता है कि मछली पकड़ने से जितनी कमाई हो रही है, उससे जीवन चलाना मुश्किल है। अगर वे इस बार काम करते हैं तो जो पैसा मिलेगा उससे वे पूरी जिंदगी शहर में आराम से बिता सकते हैं। सुख अपने पिता की मनाही को याद करता है, लेकिन सुंजा उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। जब वे इस प्रस्ताव पर बात कर रहे थे, तब उनकी टीम का एक सदस्य डोरी सब बातें सुन लेता है। डोरी टीम का एक और गोताखोर था। सुंजा गुस्से में डांटते हुए कहती है, ये सब बेकार की बातें कहां से सुन ली? हम तो किसी और काम के बारे में बात कर रहे थे। खैर, सुंजा और सुख आखिरकार फैसला करते हैं कि वे यह काम करेंगे, लेकिन पूरे मामले को सुख के पिता से छुपा कर रखेंगे। काम खत्म होने के बाद ही उन्हें बताया जाएगा। कुछ दिनों बाद वे फिर से कुछ माल के बॉक्स उठाने के लिए समुद्र के बीच जाते हैं। वह आदमी जिसने उनसे सौदा किया था, वहां चुपके से सोने की ईंटें छोड़ गया था, जिसके बारे में केवल सुख और सुंजा को पता था। इस बार जब वे पानी के नीचे जाकर बॉक्स उठाने लगे, तो एक बॉक्स की रस्सी टूट गई, जिससे सोने की ईंटों के साथ बॉक्स नाव पर गिर गया। सोने की ईंटें देखकर सभी हैरान रह गए। सुख और सुंजा पानी में गिरी सोने की ईंटें निकालने के लिए फिर से पानी के अंदर चले जाते हैं। इस बीच सुख के पिता एक और बॉक्स खोलते हैं और देखते हैं कि वह भी सोने की ईंटों से भरा हुआ है। वे हैरान रह जाते हैं। तभी दूर से पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई देती है और पुलिस उनकी नाव जब्त करने के लिए आगे बढ़ती है। सभी जल्दी जल्दी नाव से बॉक्स को पानी में फेंकने लगते हैं, ताकि पुलिस के हाथ कोई सबूत न लगे। सुख के पिता जल्दी से नाव का इंजन चालू करते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं,
लेकिन नाव का लंगर समुद्र के नीचे पत्थर में फंस जाता है। रस्सी खींचते समय अचानक रस्सी टूट जाती है, जिससे सुख का भाई पानी में गिर जाता है। उसे बचाने के लिए सुख के पिता पानी में छलांग लगाते हैं। दुर्भाग्य से सुख का भाई मछली पकड़ने के जाल में फंस जाता है और नाव के पंखे में उलझकर दोनों ही पानी में डूबकर मर जाते हैं। पानी का रंग खून से लाल हो जाता है। यह दृश्य देखकर सुख नाव से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी लोग उसे रोक लेते हैं। इसके बाद पुलिस आती है और सभी को गिरफ्तार कर लेती है। सुंजा इस मौके का फायदा उठाकर नाव के एक कोने में छिपकर भाग जाती है। टीम के बाकी सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। कुछ महीनों बाद सभी को रिहा कर दिया जाता है, लेकिन सुख अभी भी जेल में रहता है क्योंकि वह मुख्य आरोपी था। एक दिन डोरी, जो उनकी टीम का एक सदस्य था, जेल में सुख से मिलने आता है। वह बताता है कि उस दिन सुंजा ने ही पुलिस को खबर दी थी और इसके बदले में उसे बहुत सारे पैसे इनाम में मिले थे। यह सुनकर सुख के दिल में सुंजा के प्रति गहरी नफरत पैदा हो जाती है। दूसरी ओर सुंजा अब बहुत ताकतवर बन चुकी थी। वह कोरिया के सियोल शहर में रहती थी और विभिन्न तस्करी के धंधों में शामिल हो गई थी। एक दिन सुंजा एक दुकान में चोरी का सामान बेचने के लिए बातचीत कर रही थी। तभी पुलिस आ जाती है और पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। जब रोशनी वापस आती है तो देखा जाता है कि सुंजा को एक कुर्सी पर बांधा गया है। यह घटना सार्जेंट काउन ने की थी, जो पहले सैनिक था लेकिन अब तस्करी के धंधे में शामिल हो गया था। सार्जेंट काउन सुंजा को धमकी देते हुए कहता है, तुम या तो सारा धंधा छोड़कर यहां से चली जाओ या मेरे साथ काम करना होगा, नहीं तो यहीं तुम्हारा अंत हो जाएगा। जान बचाने के लिए सुंजा उसकी बात मान लेती है और काम के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद सुंजा बताती है कि उसे एक ऐसे बंदरगाह के बारे में पता है जहां से आसानी से सामान की तस्करी की जा सकती है। यही वह बंदरगाह था जहां वह पहले गोताखोरी का काम करती थी। बाद में सुंजा डोरी की टीम के पास जाती है और अपनी योजना साझा करती है। डोरी उसे देखकर गुस्से में कहता है, तुम यहां क्यों आई हो? तुम्हारे जैसे गद्दार से मैं कोई बात नहीं करना चाहता। तब सुंजा कहती है, मुझसे बात मत करो, लेकिन चूंकि तुम यहां तस्करी के मामलों को संभालते हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा काम लेकर आई हूं। सुंजा विस्तार से बताती है कि काउन नाम का एक आदमी चाहता है कि कुंजोन पोर्ट के जरिए उसका कुछ चोरी का सामान पार किया जाए। अगर यह काम सफलतापूर्वक हो जाए तो डोरी को बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जो उसकी कल्पना से भी परे हैं। पैसों की बात सुनकर डोरी कहता है, अगर मैं तैयार हुआ तो तुम्हें फोन करके बता दूंगा। अगले दिन गोताखोर टीम की एक महिला सुख को बताती है कि उस इलाके में सुंजा को देखा गया है और वह टीम के साथ बैठकर बात कर रही है। यह सुनकर सुख गुस्से से भर जाता है। वह डोरी के ऑफिस जाता है और देखता है कि सुंजा वहां बैठी हुई है। सुंजा को देखते ही सुख का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह कहता है, तेरे जैसे गद्दार की वजह से मैंने अपने पिता और भाई को खो दिया। हम इतने साल जेल में सड़ते रहे और तूने उस दिन पुलिस को खबर दी थी। सुंजा इन सभी आरोपों को पूरी तरह से नकार देती है। तभी सुख कुछ तस्वीरें देखता है, जिन्हें देखकर उसे शक होता है कि सुंजा जरूर किसी साजिश में शामिल है। सुख डोरी को मना करता है, उसे इस बंदरगाह पर किसी भी काम का मौका मत देना। सुख के चले जाने के बाद डोरी सुंजा से कहता है, समुद्र के नीचे से सारे बॉक्स निकालने का काम सुख की गोताखोर टीम के बिना किसी भी हाल में संभव नहीं है। तुम कोशिश करो, सुख को किसी भी तरह राजी करो। तब सुंजा सुख के पास जाकर समझाने की कोशिश करती है, मुझे गलत मत समझो। उस दिन मैं भाग गई थी क्योंकि तुम लोगों के साथ काम करने से पहले भी मेरे नाम पर एक हत्या का मामला दर्ज था। मजबूरी में मुझे भागना पड़ा। सुंजा कई तरीके से सुख को मनाने की कोशिश करती है क्योंकि सुख की गोताखोर टीम के बिना यह काम संभव नहीं था, लेकिन सुख उसकी कोई बात नहीं मानता। सुंजा कहती है, तुम लोग और कितने दिनों तक ऐसे छोटे मोटे काम करके अपनी जिंदगी काटोगे? मैंने एक नए काम का ऑर्डर लिया है। अगर तुम यह काम करते हो तो तुम्हारी जिंदगी भी मेरी तरह बदल जाएगी। फिर भी सुख राजी नहीं होता। सुंजा जाने से पहले कहती है, तुम एक बार सोचो,
मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। कुछ दिनों बाद सुख खुद सोचता है कि ऐसे निम्न स्तर की जिंदगी और कितने दिन चलेगी। वह फैसला करता है कि सुंझा का यह काम करेगा। दूसरी ओर पुलिस को सुंझा की खबर मिलती है और वे उसे फॉलो करने लगते हैं। पुलिस देखती है कि सुंझा बांची नाम की एक लड़की के साथ बैठकर बात कर रही है। सुंझा के जाने के बाद पुलिस बांची को धमकाती है और उसके व्यापार को बंद करने की धमकी देकर कहती है, सुंझा ने तुमसे क्या बात की, वह बताओ। बांची मजबूरी में स्वीकार करती है। कल दोपहर 12 बजे कुंजोन पोर्ट से थोड़ी दूर समुद्र से तस्करी का सामान उठाया जाएगा। अगले दिन सुख और सुंझा अपनी पूर्व योजना के अनुसार उस जगह पर जाते हैं। वे सभी समुद्र में गोता लगाते हैं माल उठाने के लिए। ठीक दोपहर 12 बजे पुलिस वहां पहुंचकर उनकी नाव जब्त कर लेती है, लेकिन पुलिस को कोई सामान नहीं मिलता। इसके बाद घटना का एक पूर्व दृश्य दिखाया जाता है, जहां सुनझा देख लेती है कि पुलिस उसे फॉलो कर रही है। वह योजना बनाकर बांची के माध्यम से पुलिस को गलत सूचना देती है। पुलिस को बताया जाता है कि वे दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे, लेकिन सुंझा ने गुप्त रूप से सुबह 9 बजे ही काम खत्म कर लिया। पुलिस 12 बजे से पहले ही वहां पहुंच जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं ढूंढ पाती, क्योंकि सुंझा पहले ही कुछ पुलिस वालों को पैसे देकर मना चुकी थी। वे पुलिस वाले जांच के बाद अपने अधिकारियों को रिपोर्ट देते हैं, यहां कुछ भी नहीं मिला। दूसरी ओर सुंझा और उसकी टीम काम को सफलतापूर्वक खत्म करके खुशी से पार्टी करती है। सभी पैसे पाकर खुश हो जाते हैं, लेकिन डोरी की कुछ हरकतें देखकर सार्जेंट काउन को शक होता है। वह डोरी को बताता है, इसके बाद हमारा एक और बड़ा काम है। अगले दिन काउन सुंझा को बुलाकर कुछ तस्वीरें दिखाता है, जिनमें डोरी और एक इंस्पेक्टर को चुपचाप कुछ बातें करते हुए देखा जाता है। काउन कहता है, डोरी ने इंस्पेक्टर के साथ हाथ मिला लिया है। मैं हमारे अगले काम के समय इस समस्या का हल करूंगा। सुंझा वे तस्वीरें लेकर सुख के पास जाती है। वह कहती है, नाव पर पुलिस आई थी और हमें गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन सप्लायर ने भी किसी को कुछ नहीं बताया, तो खबर केवल मुझे, तुम्हें, सप्लायर और डोरी को पता थी। डोरी ने ही इंस्पेक्टर को खबर दी थी और इसके बाद सप्लायर की हत्या कर दी गई। सुंझा आगे कहती है, कस्टम विभाग कभी भी उन सोने की ईंटों को बरामद नहीं कर पाया, क्योंकि डोरी और इंस्पेक्टर ने सब कुछ दबाकर उन सोने के गहनों को आपस में बांट लिया। इसी वजह से डोरी बाद में इतना अमीर हो गया और हम एक दूसरे को गलत समझते रहे। सुंझा आगे कहती है, मैंने इतने दिनों तक गद्दारी का झूठा इल्जाम चुपचाप सहा, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। इसी कारण से हमारी यह स्थिति बनी। इससे सुख का गलत फहमी दूर हो जाती है। दूसरी ओर डोरी इतने दिनों तक काउन का काम करके जो पैसे कमा रहा था, उससे संतुष्ट नहीं था। वह सोचता है कैसे और ज्यादा पैसे कमाए जाएं। इसलिए वह अपनी टीम के साथ योजना बनाता है कि अब वह काउन को मारकर सारा माल अपने कब्जे में ले लेगा। इधर काउन भी डोरी को मारने की योजना बना रहा है और इस मिशन में इंस्पेक्टर भी शामिल है, क्योंकि इस बार के मिशन में 300 करोड़ डॉलर के हीरे की तस्करी का काम है। हर कोई उन हीरों को अपने पास रखने के लिए एक दूसरे को मारने की योजना बना रहा है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि सुख और सुंझा पहले ही बांची नाम की लड़की के साथ मिलकर एक मास्टर प्लान बना चुके हैं। सुंझा कहती है, पहले डोरी, काउन और इंस्पेक्टर के बीच झगड़ा कराना होगा। कम से कम अगर डोरी और इंस्पेक्टर के बीच झगड़ा हो जाए तो काम जल्दी सफल हो सकता है। दूसरी ओर काउन सुंझा को बताता है कि वे हीरे लेकर उनका जहाज रवाना हो चुका है। योजना के अनुसार बांची थाने में छिपकर दाखिल होती है। असल में उसका एक पुलिसकर्मी के साथ गुप्त रिश्ता था। बांची थाने पहुंचती है और उधर सुंझा फायर ब्रिगेड को फोन करके झूठी खबर देती है कि थाने में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड थाने के सामने आकर सायरन बजाती है और सभी पुलिसकर्मी वहां पहुंच जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर बांची थाने के अंदर से इंस्पेक्टर की सभी अवैध कामों की फाइलें चुराकर भाग जाती है। इसके बाद सुंझा, सुख और बांची मिलकर उन फाइलों को डोरी की अलमारी में रख देते हैं। उधर डोरी अपनी टीम के साथ काउन पर हमला करता है। वहां जबरदस्त मारपीट होती है। एक समय पर काउन घायल हो जाता है। इसके बाद वे सुंझा को पकड़कर मारने जाते हैं। तब सुंझा कहती है, तुम लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया,
लेकिन हीरो के जहाज की लोकेशन काउन ने बदल दी है। जहाज कहां पहुंचेगा ये केवल मैं और काउन जानते हैं। डोरी लोकेशन जानने के लिए सुंझा को वहां से ले जाता है। दूसरी ओर इंस्पेक्टर को पता चलता है कि बांची ने थाने की फाइलें चुरा ली हैं। इंस्पेक्टर बांची के घर जाकर उसे बुरी तरह से पीटता है। बांची कहती है, डोरी ने मुझे फाइलें चुराने पर मजबूर किया। अगर मैं यह नहीं करती तो वह मुझे मार डालने की धमकी दे रहा था। इस दौरान सुख आकर इंस्पेक्टर को बताता है, जो हीरे जहाज पर आ रहे हैं उनके लिए डोरी आपको और काउन को मार डालेगा। शायद उसने अब तक काउन को मार दिया होगा, इसके बाद वह आपको भी मार देगा। इंस्पेक्टर सुख की बात सुनकर हैरान हो जाता है। सुख बताता है, डोरी ने कहा था कि अगर मैं उसका काम करूं तो वह मुझे मेरे पिता की नाव लौटा देगा और कुछ हीरे भी देगा। इंस्पेक्टर तुरंत डोरी की अलमारी खोलता है और चुराई हुई फाइलें पाता है। इससे इंस्पेक्टर का शक और बढ़ जाता है। डोरी चौंक जाता है और सोचता है, यह सब क्या हो रहा है, क्योंकि उसे फाइलों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। खैर, सुंझा और सुख समझ जाते हैं कि अगर ये लोग ऐसे ही खुलकर बातचीत करेंगे तो असली अपराधी का नाम सामने आ सकता है। इसलिए सुंझा कहती है, हीरो का जहाज पहले ही वहां पहुंच चुका है और बक्से पानी में फेंक दिए गए हैं। अब समय बर्बाद किए बिना जल्दी से बक्सों को निकालना चाहिए। हीरे पहुंचने की बात सुनकर इंस्पेक्टर और इंतजार नहीं करता। वह सुंझा, सुख, डोरी और उनकी गोताखोर टीम को लेकर समुद्र की ओर रवाना होता है। वहां पहुंचकर इंस्पेक्टर सुख और सुंझा की टीम को बंधक बनाकर उनसे काम करवाने लगता है और सुख और सुंझा बंदी होने का नाटक करके मुख्य योजना को लागू करने में व्यस्त रहते हैं। इसके बाद सभी समुद्र के पानी में कूदकर और डायमंड के बक्से लाने के लिए पानी के नीचे चले जाते हैं। नाव में तब सिर्फ बांची थी, क्योंकि वह तैरना नहीं जानती थी। इस बीच इंस्पेक्टर अपने साथ एक पुलिस अधिकारी को मारकर पानी में फेंक देता है, ताकि उसके काम का कोई प्रमाण पुलिस विभाग में न रहे। डोरी और उसकी टीम को पानी के नीचे भेजकर सुख और सुंझा सहित बाकी सबको मारने की योजना बनाता है। असल में इंस्पेक्टर ने सुख और उसकी टीम को डायमंड का स्थान पहचानने के लिए बुलाया था। अब जब डायमंड का स्थान पता चल चुका है, इंस्पेक्टर उन्हें मारने का आदेश देता है। पानी के नीचे बक्से लाने के दौरान गोताखोर ध्यान देते हैं कि उन्हें मारने के लिए डोरी के कुछ लोग आ गए हैं। पानी के नीचे अनुभव के कारण सुख की टीम चतुराई से डोरी के कुछ लोगों को मार देती है। फिर जब वे पानी के ऊपर आते हैं, इंस्पेक्टर उन पर गोलियां चलाता है। यह देखकर बांची नाव से इंस्पेक्टर पर कूद पड़ती है। सभी मिलकर इंस्पेक्टर पर हमला करते हैं और इंस्पेक्टर तैरना न जानने के कारण पानी में डूब जाता है। बाकी गोताखोर बांची को पानी से बचाकर नाव में ले आते हैं। पानी के नीचे से डायमंड का बक्सा लाते समय डोरी आता है, सुख के पैर पर हमला करता है और बक्सा छीन लेता है। हमले के कारण सुख के पैर से खून बहने लगता है और वहां एक शार्क आ जाती है। स्थिति की आपातकालीनता में सभी बक्से को छोड़कर जल्दी से नाव में चढ़ाते हैं। डोरी भी दूसरे रास्ते से बक्से के साथ नाव में चढ़ जाता है। डोरी अब बंदूक तानकर सभी से कहता है कि वे नाव से पानी में कूद जाएं। मजबूर होकर वे पानी में कूद जाते हैं। फिर डोरी पानी के ऊपर गोलियां चलाता है और बक्सा खोलकर डायमंड देखकर बहुत खुश हो जाता है। दूसरी ओर सुख और उसकी टीम पानी के नीचे जाकर नाव के एंकर को पत्थर से बांध देती है। डोरी नाव चलाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एंकर अटक जाने से नाव रुक जाती है। डोरी एंकर की रस्सी काटने की कोशिश करते हुए अपना संतुलन खोकर पानी में गिर जाता है। इसी दौरान सुख और उसकी टीम नाव पर चढ़कर उसे बंदूक की नोक पर बंदी बना लेती है। डोरी एंकर की रस्सी काटने की कोशिश करते हुए पानी में गिर जाता है और जैसे सुख का भाई डोरी की बेईमानी के कारण मरा था, वैसे ही डोरी भी पानी में गिरकर मर जाता है। डोरी बहुत विनती करता है और उनकी मदद मांगता है, लेकिन सुख और उसकी टीम उसे माफ नहीं करते। पानी में डोरी डूब जाता है और कुछ समय बाद एक बड़ी शार्क आती है और उसे पूरी तरह से निगल लेती है। फिर सुख अपने पिता की नाव को वापस पाकर इंजन कक्ष में जाता है। उसे छूकर अपने पिता की याद करता है। सुंझा और बाकी लोग सुख को उनका कप्तान घोषित करते हैं और सम्मानित करते हैं। सभी उस बहुप्रतीक्षित बक्से को खोलकर उसमें इतने सारे डायमंड
और सोने की सलाखें देखकर हैरान रह जाते हैं। इतनी बड़ी सफलता से वे सभी खुशी मना रहे होते हैं। इस तरह से कहानी खत्म होती है। आपकी राय हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए। ऐसे और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर रखें ताकि नए वीडियो अपडेट मिस न करें। सब लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। अगले वीडियो में बात करेंगे।